बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हावर अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज के सेशन में आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा लेसन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लास्ट टाइम हमने डिटेल से डिस्कशन की थी सन्ड्री एक्सपेंसेस पे। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां से बेसिकली एक बिजनेस रेवेन्यू अर्न करता है लेकिन साथ में एक्सपेंसेस इंकर करता है, यानी कि एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। तो एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसा काम जिसमें एक्सपेंसेस हम इंकर करते हैं लेकिन उसका पर्पस क्या होता है, रेवेन्यू अर्न करना। जब आपने लास्ट लेक्चर जो सन्ड्री एक्सपेंसेस पे था वो डिटेल से अगर सुना है तो उसके बाद आज का ये सेशन आपको ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और आपके सन्ड्री एक्सपेंसेस का एक जो एरिया है इनकम स्टेटमेंट में जाके पजल करता है, डिस्टर्ब करता है अंडरस्टैंड करने में, तो उससे आपकी क्लैरिटी आती है। सो एक तो इसका फीचर आपने ये याद रखना कि ये एक एक्सपेंस होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लेके चलने के लिए एक्सपेंसेस हमें इंकर करना पड़ते हैं, लेकिन इसका मेनली पर्पस क्या होता है, रेवेन्यूज अर्न करना। तो हम ये साथ में ये भी कह सकते हैं कि ये जो बिजनेस की कोर एक्टिविटीज है, जो बिजनेस का मेन एजेंडा है जिस पर्पज के लिए, ये उसी के साथ फोकस्ड होता है, ये उसके साथ लिंक्ड होते हैं। ये नहीं है कि आप ये अखराजात करोगे तो उससे कोई आपकी रेवेन्यू पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, बल्कि ऐसा एक्सपेंस ना इंकर करने की वजह से आपके रेवेन्यूज कम हो सकते हैं, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही मलूज़े खातिर रखते हुए हम आगे चल के जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आता है, यानी कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या बिजनेस के ऑपरेशन से हमें कैश फ्लो कैसे हो रहा है, यानी कि अगर आपके रेवेन्यूज ज्यादा हैं, उनसे ज्यादा आपका कैश फ्लो आ रहा है और उसके ऊपर एक्सपेंसेस जो आप कर रहे हैं उसका रेवेन्यू कम हो रहा है, तो आपका जो कैश फ्लो होता है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो बढ़ जाता है। और बिजनेस के ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि सक्सेसफुली जो आपकी बिजनेस है वो अर्न कर रहा है, उसके पास कैश इतना आ रहा है कि वो अपनी डे टू डे जो उसकी जरूरियात हैं, रिक्वायरमेंट हैं, उसको वो पूरा कर सकता है। सो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी इसका रोल होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट जब हम बना रहे हैं तो उसमें हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको भी हम एक्सक्लूड करते हैं नेट इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। सो ये मैंने इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया है, जिससे आप ये चीजें अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको आगे चल के सेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। सो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली होती क्या हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिप्रेजेंट द डे टू डे फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस, डे टू डे फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस, यानी कि मेनली जो फंक्शन है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट जनरेट रेवेन्यू। ये एक उसका बड़ी पहचान है कि ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकर एक्सपेंसेस नेसेसरी फॉर इट्स कोर ऑपरेशन। तो एक ही सेंटेंस में सारी बातें लिख दी गई इंपॉर्टेंट जो है कि ये एक तो रेवेन्यू जनरेट करता है, ये एक एक्सपेंस भी है और जरूरी भी है किसके लिए, कोर ऑपरेशन के लिए, मतलब जिसके लिए बिजनेस आपका चल रहा है या जो बिजनेस का मेन फोकस है, जो मेन एक्टिविटीज हैं वो होते हैं कोर ऑपरेशंस। दीज एक्टिविटीज, ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, दीज एक्टिविटीज आर द हार्ट बीट। जबरदस्त, हार्ट बीट कहता है कि ये दिल की धड़कन की तरह है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर रिफ्लेक्टेड इन कंपनीज इनकम स्टेटमेंट। तो ये कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में भी हमेशा होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज क्रूशियल फॉर असेसिंग फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ यानी कि जब हम कैश फ्लो बना रहे होते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये हमें बेसिकली यहाँ पे बताता है कि एक बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, उसकी कितनी कैश जो है वो इन हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के जरिए से, और साथ में एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की परफॉर्मेंस भी हमें यहाँ से इवेलुएट हो जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देखते हुए। अच्छा, सबसे पहले तो इसकी हम देख लेते हैं कि एस्पेक्ट्स क्या हैं, की एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये रेवेन्यू जनरेट करने वाली एक्टिविटीज हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एनकम्पास द सेल ऑफ गुड्स, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज और गुड्स जिनको हम सेल करते हैं, विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेन ये है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो आप उनको सेल करेंगे
तो या आप अपनी सर्विसेज को ऑफर करें तो उनको सेल करेंगे, तो डेफिनेटली इनको बनाने में, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको बनाने में एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, लेकिन जब तक आप कोई चीज बनाएंगे नहीं तो आप सेल कैसे कर सकते हैं। तो यही बात है कि शुरू में एक्सपेंस करते हैं लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने का ये सबब बनते हैं, विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस। इसकी अगला जो इसका एस्पेक्ट है, जिस तरह से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एक्सपेंसेस डायरेक्टली एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारे पास सिंपल है कि हमने जब सेल्स करते हैं तो उसमें से सीजीएस हम कैलकुलेट करते हैं, सीओजीएस माइनस करते हैं तो हमारे पास जीपी आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये जब इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो सेल्स या सेल्स रेवेन्यू से हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि वो गुड्स भी हो सकती हैं, वो सर्विसेज भी हो सकते हैं, उनको हम जब माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये भी उसकी पहचान है, जो कास्ट ऑफ गुड्स है, कास्ट ऑफ सर्विसेज है। सो ये एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस के हिसाब से भी होता है, डे टू डे कास्ट सच एज सैलरीज। लोगों को सैलरीज नहीं देंगे, कोई काम नहीं करेगा तो क्या चीज बनेगी, क्या चीज बिकेगी। सो शुरू में अखराजात करने पड़ते हैं रेवेन्यू अर्न करने के। इसी तरह से आपके जो ऑफिस है उनके अंदर अगर बिजली नहीं होगी, वहां पे गैस नहीं होगी, वहां पे बाकी जो डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल होता है वो नहीं होगी, तो शुरू में तो आपको अखराजात करना पड़ते हैं, लेकिन फिर आगे चल के इन्हीं की बदौलत आप अर्निंग करते हैं। इसी तरह से बिल्डिंग आपके पास नहीं है, रेंट अगर आप नहीं देते, बिल्डिंग नहीं लेते, तो आप बिजनेस कहाँ करेंगे। एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जब तक आप मार्केट नहीं करते, लोगों को प्रोडक्ट का पता नहीं चलता, सो आप कैसे सेल करेंगे। शुरू में आपको अखराजात करने पड़ते हैं मार्केटिंग पे, लेकिन ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फॉल अंडर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये सारे जितने एक्सपेंसेस हम इनको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंपैक्टिंग द नेट प्रॉफिट। ये सारे के सारे नेट प्रॉफिट को इंपैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका साथ साथ जो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, क्योंकि फौरन से हम कैश नहीं पे करते, नॉन एक्सपेंसेस नॉन कैश, इसलिए इसको कहा जाता है। एंड अमोर्टाइजेशन आर कंसिडर्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं और साथ में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनको कहा जाता है, रिफ्लेक्टिंग द वियर एंड टियर ऑफ द एसेट्स ओवर टाइम। यानी कि जो बिजनेस का एक, अगर जो हमारे पास टेंजिबल एसेट्स होते हैं तो उन पर डेप्रिसिएशन होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं तो उनके ऊपर हम अमोर्टाइजेशन लगाते हैं, और लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी वैल्यू को राइट अप करने के लिए वियर एंड टियर जो होता है उसको हम टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन लागू करते हैं। सो ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एक हिस्सा है। इसके अलावा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल की हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल। हमारे पास ये वर्किंग कैपिटल आ जाता है, इसका फार्मूला है फ्लक्चुएशन इन करंट एसेट्स, यानी कि जो आपके करंट एसेट बढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, करंट लायबिलिटीज आपकी बढ़ेंगी वर्किंग कैपिटल कम होगा, करंट लायबिलिटीज कम होंगी आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, करंट एसेट्स आपके कम होंगे तो आपके वर्किंग कैपिटल कम होगा। सो ये आपने देखना है, जितना करंट एसेट्स बढ़ता है उतना करंट जो आपके वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ता है, जितनी करंट लायबिलिटीज बढ़ती है उतना कम होता है। सो एसेट्स के साथ सेम डायरेक्शन में जाता है, यानी कि जिस तरह एसेट्स के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, लायबिलिटीज के बढ़ने से कम हो गया, यानी कि इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है। सो ये इसकी एग्जांपल है, जिस तरह से करंट एसेट्स में हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल आते हैं और करंट लायबिलिटीज की एग्जांपल अकाउंट्स पेएबल होता है। तो ये क्या अफेक्ट करते हैं, कैश फ्लो की एक्टिविटीज को। इसके साथ साथ नेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मैटर करती हैं। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू द कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम रिप्रेजेंटिंग द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट से हम जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालते हैं तो हमारे पास एनपी आता है, यानी कि नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का डिटेक्ट करना, उसका एक्सपेंसेस का कैलकुलेट करना जरूरी होता है, अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक बिजनेस का कितना
नेट प्रॉफिट है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें तो ये कैश फ्लो को असेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज अ की मैट्रिक फॉर असेसिंग अ कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट, मैं बार बार बात कर रहा था बीच में कि एबिलिटी टू जनरेट कैश फ्रॉम इट्स कोर ऑपरेशन, तो मेनली जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन होता है ये उसकी काबिलियत को बताता है कि बिजनेस कितना तगड़ा है, कितना सक्सेसफुली चल रहा है, जिससे वो अपना कोर एक्टिविटी से बिजनेस जनरेट कर रहा है, कैश अर्न कर रहा है। सो इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग के लिए भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जानना जरूरी होता है। सो इन्वेस्टर्स एनालाइज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस, के बिजनेस कितना देर पा है, कितना चल सकता है, कितना अपने पांव पे खड़ा है। सो इन्वेस्टर देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस कहां से पता चलता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, जो कोर एक्टिविटीज इसकी हैं। सो इन्वेस्टर इसको देख के ही अपने डिसीजन करते हैं कि इसके शेयर्स हमने परचेज करने हैं नहीं करने। इसके अलावा जो मैनेजमेंट डिसीजन कर रही होती है वो भी ऑपरेशंस को देखते हुए कि उसने बिजनेस को एक ऐसी सिचुएशन पे लेके आना होता है कि उसके रेवेन्यू जनरेट हो रहे हों, कैश फ्लो जो ऑपरेशन से हो रहा है वो बढ़े और बिजनेस सेल्फ सस्टेन्ड हो। मैनेजर्स यूज operating activities data to make informed decisions, optimize processes and improve overall efficiency. इसके बाद है क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जितना भी कोई बिजनेस को लेन देन करने वाले हैं वो जब बिजनेस के ऑपरेशन को देखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बेसिस पे ही वो क्रेडिट रेटिंग करते हैं एक बिजनेस की। जितना अच्छी उसकी ऑपरेशंस अच्छे चल रहे होंगे, रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा, उतनी ही उसकी वर्थ बढ़ती है। लैंडर्स आसानी से लोन दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया जा सकता है। सो लैंडर्स असेस कंपनीज ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू डिटरमिन इट्स एबिलिटी टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हम चलते हैं क्विज की तरफ। कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है इसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। सो लेट अस मूव। ये हमारा जी पहला क्वेश्चन, व्हाट डू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन अ बिजनेस? व्हाट डू, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। व्हाट डू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, कि बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बुनियादी तौर पर किसके गिर्द बिजनेस में घूमती हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डे टू डे फंक्शंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, एसेट्स, एक्विजिशन। ये हमारे पास ऑप्शन हैं, इनमें से आपने राइट ऑप्शन चूज करना है। सो इसका राइट ऑप्शन है डे टू डे फंक्शंस। अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, which financial statement reflects the results of operating activities? Balance sheet, income statement, statement of cash flows, statement of retained earnings. So right option is income statement. Question number 3, what is subtracted from revenue to calculate gross profit in operating activities? Operating expenses, net income, cost of goods sold, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो कौन सी वो है कि हम सब्ट्रैक्ट करें रेवेन्यू से तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है? तो इस पे ड्यूरिंग लेसन हमने ये बात की भी थी, देखा था इस पे, बल्कि बात की थी, मैंने कुछ नोट्स पे भी लिखा था। तो ये इसका है जी, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is a non cash expense considered in operating activities? इनमें से नॉन कैश एक्सपेंस कौन सा है? सैलरी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और मार्केटिंग एक्सपेंसेस। मेनली कौन सा एक्सपेंस जिस पे हम कैश नहीं देते? डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर है 5, why is the analysis of operating cash flow important for investors? इन्वेस्टर्स के लिए क्यों जरूरी है? ऑप्शन में टू असेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी है टू इवैल्यूएट लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, ऑप्शन सी है टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल डिसीजंस, ऑप्शन डी है टू डिटरमिन टैक्स लायबिलिटीज। राइट ऑप्शन इज टू इवैल्यूएट लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 6, what is the impact of changes in current assets on operating cash flow? करंट एसेट्स में जब कोई चेंज होती है तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट आता है? ऑप्शन ए है इंक्रीजेस ऑपरेटिंग कैश
फ्लो, ऑप्शन बी है डिक्रीजेस ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑप्शन सी है नो इम्पैक्ट, ऑप्शन डी है इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एसेट्स। तो इम्पैक्ट आपने देखना है चेंजेस इन करंट एसेट्स ऑन ऑपरेटिंग कैश फ्लो। सो क्वेश्चन को आपने सही तरीके से एनालाइज करके आंसर चूज करना है। राइट ऑप्शन इज इंक्रीजेस ऑपरेटिंग कैश फ्लो। क्वेश्चन नंबर 7, which term refers to the wear and tear of assets over time and considered in operating activity? Depreciation, amortization, appreciation, accrual. राइट ऑप्शन इज डेप्रिसिएशन। साथ में डेप्रिसिएशन के साथ साथ अमोर्टाइजेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 8, what is the primary source of revenue in operating activities? Financing, investing, sale of goods and services, long-term investments. Right option is sale of goods and services. Question number 9, how do changes in current liabilities affect operating cash flow? Liabilities में change से cash flow कैसे impact होता है या change आती है उसमें? Increases operating cash flow, decreases operating cash flow, no impact, it depends on the type of liability. Right option is B, decreases operating cash flow. Question number 10, what metric represent a company's profitability after all operating expenses? Gross profit, net income, operating cash flow, earning before interest and taxes, EBIT. Right option is B, net income. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप कंप्लीट पीपीएससी और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के 1 पेपर, लेक्चर कॉमर्स और इसके अलावा 1 पेपर जो भी सब्जेक्ट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, सिंगल सब्जेक्ट में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन होती है और हमारा फोकस ही चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से होती है कि आपके अकाउंट्स के और जो भी सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हो उनकी आप इस काबिल हो जाएं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जाएं तो दूसरों से सक्सेसफुली कम्पीट कर सकें। तो हमें याद रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं।